हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग वेंचाओ को मार चुका था, पर वेंचाओ ने उससे जो भी कुछ कहा था उसे सुनने के बाद वो बहुत रेस्टलेस हो गया था और किसी से बात करना चाहता था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है कि किस तरह वांग जी को वियिंग के बारे में पता चला था। गाला इवेंट के बाद जब वियिंग वहाँ से भाग गया था तो वांग जी की बातें लैन शिचैन से हुई थी। शिचैन वांग जी से कह रहा था, मुझे पता है कि तुम सुशे की मौत की इन्वेस्टिगेशन खुद करना चाहते हो, पर हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्यों ना हम सब मिलकर साथ में काम करें और उस यूलिंग पैट्रियार्क को ढूंढ निकालें। किसी ने मुझसे सुशे का फ़ोन मांगा है, वो इस बात की तह तक जाना चाहते हैं। वांग जी कहता है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और किसने आपसे सुशे का फ़ोन मांगा है? शिचैन कहता है, मेरे कॉन्टैक्ट ने, जो जिन ऑर्गेनाइजेशन से है। मुझे पता है वांग जी, तुम किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करते हो, पर अब समय बदल रहा है। हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए और यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में पता लगाना चाहिए। और कितनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होंगी अभी। तभी वांग जी कहता है, सुशे की मौत हुई क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी रिस्क था। शिचैन इस बात पर कहता है, क्या तुम जानते हो कि सुशे को किसने मारा? वांग जी कहता है, हाँ। शिचैन इस बात पर पूरी तरीके से सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड रह जाता है और वांग जी से कहता है, जिसने भी सुशे को मारा उसने तुम्हें पहले से कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सुशे की मौत को लेकर तुम भी अनअवेयर थे। वांग जी कहता है, उसने मेरे बिना ऑर्डर्स के ऐसा किया, इसके लिए मैं उसे अच्छे से डिसिप्लिन कर दूंगा। पर एविडेंस मैंने भी देखे हैं। एविडेंस से क्लियर होता है कि सुशे सच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी रिस्क था। शिचैन कहता है, फिर वो कौन है? क्या तुम्हारी क्रू का कोई मेंबर है जिसने सुशे को मारा? वांग जी कहता है, नहीं, वो मेरा है। अब वांग जी शिचैन से कहता है, चाहे आप अपने उस कॉन्टैक्ट के साथ कितने भी क्लोज क्यों ना हो, पर ये एक लैंड बिजनेस है और आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। शिचैन कहता है, ऑफ कोर्स वांग जी, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस कहूँगा कि हम इस सिचुएशन को ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं और ये सिचुएशन यीलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड नहीं थी। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और शिचैन वहाँ से चला जाता है। शिचैन के जाते ही वांग जी को एक अननोन नंबर से मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज में एक लाइव स्ट्रीमिंग की इनविटेशन लिंक थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग की इनविटेशन लिंक को रिजेक्ट करने वाला था, ये सोचकर कि शायद ये कोई स्पैम होगा, पर तभी साथ में उसे एक मैसेज भी रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था, लांग वांग जी, रात के वक्त मैं तुम्हारे रूम के पास ही वाले रूम में ही ठहरा हुआ था और तुम्हें पता भी नहीं चल पाया। वियिंग साथ में अपना एक फोटोग्राफ भी वांग जी को सेंड करता है जिसमें वो वांग जी के रूम में ही दिख रहा था। वांग जी अब गुस्से और अराउजल से पागल हो रहा था। यीलिंग पैट्रियार्क, जिसके लिए उसने अपने आधे लोगों को पूरी सिटी में ढूंढने के लिए लगा दिया था, वो यहीं उसी के रूम में था। वो इसी होटल में ठहरा हुआ था जहाँ पर वांग जी रह रहा था। वांग जी उस नंबर पर कॉल करता है, पर नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। उसे फिर से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था, जांग सिबलिंग से दूर रहना, और अगर मुझे देखना चाहते हो तो उस इन्विटेशन लिंक को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद वांग जी को एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें उसका वो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया था जो उसने उसी होटल में किया हुआ था जहां जांग सिबलिंग्स ठहरे थे। अब वांग जी बहुत ज़्यादा एनॉयड फील करने लगता है, पर वो हार नहीं मानने वाला था। उसे पता था कि जांग सिबलिंग्स के पास जाना मतलब वियिंग को ढूंढ निकालना। उसने सोच लिया था कि अगली बार वो और भी ज़्यादा केयरफुल रहेगा और ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि वियिंग की नज़र उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी थी। उसी दिन की शाम को वांग जी के पास उसका एक गार्ड आकर कहता है, हंगुंजुन, आपसे मिलने के लिए एक लेडी आई हुई है। वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि इस तरह उससे मिलने के लिए कोई नहीं आ सकता, पहले उन्हें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तभी वो गार्ड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उनका कहना है कि वो उस ओमेगा के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। वांग जी को आइडिया लग गया था कि वो कौन हो सकती है, पर फिर भी वो अपने गार्ड से कहता है, क्या उन्होंने अपना नाम बताया? वो गार्ड कहता है, नहीं, पर उनका कहना है कि आपने उनके एक होटल में अपने लिए एक रूम बुक किया था, पर वो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया। वांग जी अब समझ जाता है और अपने गार्ड से कहता है, वो जांग यानली हैं, उनसे कह दो कि मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें मेरे मीटिंग रूम में लेकर आओ। कुछ टाइम बाद यानली और वांग जी मीटिंग रूम में थे। वांग जी डायरेक्ट बातें करते हुए कहता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? यानली कहती है, आपने मेरे होटल में अपनी रिजर्वेशन बुक की थी ना, पर एक थर्ड पार्टी ने उसे कैंसिल कर दिया। वांग जी कहता है, आप केवल इस बारे में तो यहाँ बात करने के लिए नहीं आई होंगी। यानली इस बात पर कहती है, मैं बस कैसे भी अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, आपके भाई जिंगछा से मेरा कोई मतलब नहीं है। यानली कहती है, मैं अपने दूसरे भाई की बात कर रही हूँ, वो भाई जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, वो भाई जिसने आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया।
वांग जी इस बात पर कहता है, मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। जिस तरीके का बिहेवियर आपके भाई ने उसके साथ किया, मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसे अपना कुछ भी मानते हैं। यानली कहती है, वही मेरा छोटा भाई है जिसने मेरी और आचिंग की जान बचाई थी। आचिंग थोड़ा सा इमोशनल है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, वरना मैं और आचिंग दोनों ही आशियन की बहुत परवाह करते हैं। वांग जी अब उसकी बातों को केयरफुली सुनता है। यानली कंटिन्यू करते हुए कहती है, उसने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि जिसने किसी को हायर किया है मुझे जान से मारने के लिए, वो मुझे कैसे भी प्रोटेक्ट करता, इसलिए उसने उस इंसान को मार दिया। पर उसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आखिरकार जिन्स ऐसा क्यों करना चाहते थे। उसने आचिंग से भी बात करने की कोशिश की, पर आचिंग ने उसे ठीक से कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आचिंग को भी पता है कि उस वक्त उसने आशियन के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया था, पर उसके इमोशंस हमेशा उसके सामने आ जाते हैं और वो आशियन से ठीक से बात नहीं कर पाता है। वांग जी अब कोल्डली उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम लोगों को वुयिंग अब वापस नहीं मिल सकता। वुयिंग अब जांग्स को बिलोंग नहीं करता। यानली कहती है, आशियन हमेशा से जांग फैमिली का था और हमेशा रहेगा। जांग फैमिली इस वक्त उतनी पावरफुल नहीं है जितनी वो हुआ करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आशियन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जिन और नी ऑर्गेनाइजेशंस उसके पीछे पड़े हैं, सिर्फ लैन ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रोटेक्शन दे सकती है। वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि यानली को कोई हक नहीं था उसे बताने का कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। शुरुआत में वांग जी का सिर्फ इतना प्लान था कि उसे मुशन्यू के साथ रात बितानी है और उसे अच्छे से डिसिप्लिन करना है। पर अब जब वांग जी को पता चला था कि मुशन्यू यीलिंग पैट्रियार्क वे वुशन है, तो अब वो कैसे भी उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहता था और वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को वे वुशन को टच भी नहीं करने देना चाहता था। यही सब सोचकर वांग जी यानली से कह देता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वे वुशन को प्रोटेक्ट करूँगा। यानली इस बात पर खुश हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो वांग जी से कहती है, प्लीज़ वे वुशन को ये भी बता देना कि मेरी एंगेजमेंट जिन वुशन के साथ फिक्स्ड हो गई है। अभी इस बात को सीक्रेट रखा गया है क्योंकि जिन फैमिली जिन वुशन की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वांग जी कहता है, ठीक है मैं बता दूंगा। अब यानली उससे कहती है, प्लीज़ उसे ये भी बता देना कि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ और वो कभी भी मेरे पास वापस आ सकता है। वांग जी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था कि वो विवुशन को फिर से जांग्स के पास वापस भेजेगा या नहीं। इस बात पर वो यानली को रिप्लाई करते हुए कहता है, मेरे गार्ड्स आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यानली के जाने के बाद वो अपनी पैकिंग में लग जाता है क्योंकि उसी रात उसे नाइटलेस सिटी के लिए निकलना था, वुयिंग को ढूंढने के लिए, जांग्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अब वांग जी उस इन्विटेशन लिंक को एक्सेप्ट करता है जो वुयिंग ने उसे सेंड की थी, जिसमें वुयिंग ने वेंचाओ को किडनैप कर लिया था। जब वेंचाओ ने वुयिंग से पूछा था, क्या तुम लांग वांग जी के ओमेगा हो, और वुयिंग ने उससे कहा था, मैं लैंस को बिलोंग नहीं करता, मैं जांग्स को बिलोंग करता हूँ। इस बात पर वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वुयिंग वांग जी का कॉलर अपने साथ ले गया था, अब वो केवल वांग जी को बिलोंग करता था और ये बात वांग जी वुयिंग को अच्छे से सिखा देने वाला था जब भी वो उससे मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाने के बाद वांग जी अब सीधा नाइटलेस के लिए निकल गया था, जहां वो उसी वेयर हाउस में पहुंचता है जहां वुयिंग ने वेंचाओ को मारा था। पर वुयिंग वहां से गायब हो चुका था, वहां केवल वेंचाओ की बॉडी थी। वांग जी आसपास अपने गार्ड्स को भेजता है और वो खुद भी ढूंढने में लग जाता है, पर वुयिंग के होने के कोई भी साइंस नज़र नहीं आ रहे थे, ना ये पता चल रहा था कि वो किस दिशा में गया होगा। वहाँ पास ही में एक रिवर थी। वांग जी अपने लोगों को रिवर में जितनी भी शिप्स जा रहे थे उन्हें सर्च करने के लिए भेज देता है और वो खुद आसपास के बार्स में ढूंढने के लिए निकल जाता है, ये सोचकर कि शायद वुयिंग अल्कोहल के लिए बार गया होगा। और वांग जी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, वो उन सड़कों से होकर गुजर ही रहा था जहाँ बार्स बने हुए थे। तभी वुयिंग उसे कॉल करता है और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है जब वुयिंग उससे कह रहा था, लंचा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और वुयिंग के पास एक अल्फा बात करते हुए आ गया था और वांग जी जब उसे फिर से कॉल कर रहा था तो वुयिंग ने सोच लिया था कि वो अब एक पीसफुल जगह जाएगा जहाँ वो आराम से बैठकर वांग जी से बात कर सके। वुयिंग जब बार से बाहर आता है तो वांग जी की कार ऑलरेडी वहीं खड़ी थी। वांग जी कार के अंदर से ही वुयिंग को देख रहा था। वुयिंग ने रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है और वुयिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। वुयिंग को पता चल गया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता बल्कि एक पतली सी गली में चला जाता है। वांग जी वहाँ तक भी उसे फॉलो करता है।
उसने अपने हाथ में नाइफ निकाल लिया था। वो वियिंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वो केयरलेस भी नहीं होना चाहता था। जैसे ही वांग जी उस पतली सी गली में पहुंचता है, वियिंग ऑलरेडी वहां खड़ा था और उसके हाथ में भी नाइफ था। वियिंग उसे देखकर कहता है, तो तुमने ऑलरेडी अपने हाथ में नाइफ निकाला हुआ है लंजा। वांग जी उससे कहता है, वियिंग तुम शायद अपने दोस्त को बार में ही भूल आए हो। वियिंग हंसते हुए कहता है, वो मेरे टाइप का नहीं था। अब वांग जी उससे कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें बाहर जाता हुआ देखकर उसने अपना लक नहीं आजमाया और तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया। वियिंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था अगर उसने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट डालूंगा। वांग जी धीरे धीरे वियिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे तो आज तक कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें टच ना करूं। वांग जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वियिंग भी पीछे जाने लगता है। वांग जी मौके का फ़ायदा उठाता है और उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और उसे पास ही की वॉल पर पुश करते हुए कहता है, अपना नाइफ नीचे गिरा दो। वियिंग हंसते हुए कहता है, वरना तुम क्या कर लोगे लंजा। और वो अपनी पूरी कोशिश करता है वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने की। वांग जी ने मन में सोच लिया था कि इस बार वो इस ओमेगा को बचकर भागने नहीं निकलने देने वाला। वो तुरंत वियिंग के प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है, जिससे वियिंग की बॉडी नंब हो जाती है और वो नाइफ अपने आप ही उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वांग जी अब अपनी लो डेंजरस वॉइस में वियिंग से कहता है, कॉलर कहाँ है। वियिंग अपनी टॉन्टिंग स्माइल में उससे कहता है, क्यों, लानर गगा मुझे मार्क करना चाहते हैं। अब वो उसके नज़दीक जाकर कहता है, लंजा तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अल्कोहल से ज़्यादा अच्छी जॉब कर पाओगे वो सारी बातें भुलाने में जो भी वेंचाओ ने मुझसे कही। वांग जी उसके मुंह से आ रही अल्कोहल की स्मेल को सूंघ सकता था। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी के सारे ओमेगास कभी भी उससे मिलने से पहले अल्कोहल नहीं लेते थे। ये वांग जी के रूल्स में था। वियिंग अब अनॉयड होते हुए उससे कहता है, लंजा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो क्या वियिंग अच्छे से बिहेव करेगा। वियिंग फिर हंसते हुए कहता है, लंजा मुझसे वो क्वेश्चंस मत पूछो जिनके आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता हैं। क्या वियिंग ने आज तक कभी भी अच्छे से बिहेव किया है। वांग जी इस बात पर उससे शेमलेस कहता है और वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। पहली बार एक ओमेगा का डिसरेस्पेक्ट करना और उसे टॉन्ट करना गुस्सा नहीं दिला रहा था, बल्कि उसे और भी ज़्यादा हार्ड फील करवा रहा था। वो वियिंग को अपने बेडरूम में ले जाकर उसे तब तक पनिश करना चाहता था जब तक वियिंग उसे रेस्पेक्ट करना ना सीख जाए। पर इस वक्त उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। वेंचाओ की बॉडी जल्दी ही डिस्कवर हो जाती और पूरी सिटी में लॉकडाउन लग जाता। वैन रोहान को अगर पता चल जाता कि वांग जी और वियिंग उसी जगह थे जहाँ वेंचाओ की मौत हुई है, तो वेंस और लैन के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो जाता। वांग जी को इस वक्त कैसे भी यहाँ से वियिंग को लेकर निकलना था। अब वो वियिंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और इस बार उसके 5 प्रेशर पॉइंट्स को टाइटली प्रेस कर देता है। ये एक बॉडी लॉकिंग टेक्निक थी जो 5 से 10 मिनट तक रहती, पर इससे वियिंग की पूरी बॉडी अब नम हो गई थी। वियिंग अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, शिट लंजा, ये तुमने क्या किया है मेरी बॉडी के साथ। वांग जी जेंटली वियिंग को ग्राउंड पर नीचे बिठाता है और उसके बैग से वो कॉलर निकाल लेता है जो वियिंग उसके रूम में से लेकर भाग गया था, और वो वियिंग से कहता है, तुमने खुद मुझे फोर्स किया ये करने पर। वांग जी अब उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ गुसू वापस ले जा रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें अपनी कार में ले जाकर बांधूंगा और तुम्हें पनिश करूंगा। उसके बाद तुम्हें अपने बेडरूम में ले जाऊंगा और डेली 2 बार पनिश करूंगा, वो सारे टाइम के लिए जब जब तुमने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया है। वियिंग की सेंड से पता चल रहा था कि वांग जी की इन बातों से वो भी अराउज्ड फील कर रहा है। वो वांग जी से कहता है, तुमने मेरी बॉडी के साथ किया क्या है। तो वांग जी उससे कहता है, प्रेशर पॉइंट्स। ऐसा कहकर वो वियिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपनी शोल्डर्स पर कैरी करते हुए वहां से ले जाने लगता है। उस गली के बाहर वांग जी का ड्राइवर उसकी कार ऑलरेडी वहां तक ले आया था। वो कार की बैक सीट का गेट खोल देता है। वांग जी तुरंत वियिंग को वहां लिटा देता है। वांग जी का ड्राइवर रिवर तक उन दोनों को छोड़ देता है। वो दोनों बोट से गुसू वापस जाने वाले थे, पर क्योंकि वो दोनों अब एक सेफ प्लेस पर थे और वांग जी और ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद को बहुत कंट्रोल कर चुका था। वांग जी के इशारे पर ड्राइवर कार से बाहर चला जाता है और वांग जी धीरे धीरे वियिंग को अनड्रेस करने लगता है। पहले वो उसके बूट्स निकालता है, उसकी शर्ट निकालता है और उसके ट्राउजर्स को भी निकाल देता है। वियिंग ये सब देखकर हंसते हुए कहता है, इतने ईगर हो रहे हो लंजा। वांग जी उससे कहता है, तुमने खुद मुझे इतना इम्पल्सिव किया है वियिंग। वियिंग इस बात पर अपना फेक इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है,
ऐसा मैंने क्या किया लंजा जिससे लांग वांगजी इतना इम्पल्सिव हो गया कि अपनी कार की बैक सीट पर ही शुरू हो जाना चाहता है? तुम इतने अनडिसिप्लिन्ड कैसे हो सकते हो लंजा? मैंने अभी तक वो ड्रेस भी नहीं पहनी है जो तुम अपने ओमेगास को पहनाते हो उनके साथ इंटीमेट होने से पहले। वो कार उन दोनों की अराउस्ड सेंट से पूरी तरीके से भर चुकी थी। वांगजी वेइंग से कहता है, तुमने मुझे अपने फोटोग्राफ्स भेजे, फिर तुम मेरा कॉलर लेकर चले गए और मेरे साथ ये चूहा बिल्ली वाला गेम खेला। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? वांगजी ने अब उसकी शर्ट भी निकाल दी थी और उसे केवल अपना वो कॉलर पहना दिया था। वेइंग को इस तरह देखकर वांगजी और भी ज़्यादा डार्क और हंग्री फील कर रहा था। वांगजी अब रोप्स निकालता है और कार के साइड डोर से वेइंग की दोनों रिस्ट को बांध देता है। उसने वेइंग के लेग्स को भी बांध दिया था। वेइंग की फिंगर्स अब धीरे धीरे मूव होने लगी थी। बॉडी लॉकिंग स्पेल अब धीरे धीरे हट रही थी। वांगजी अब झुककर वेइंग की नेक पर जोर से बाइट कर लेता है। वेइंग कहता है, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लंजा। वेइंग अपने लेग्स से वांगजी के वेस्ट को पकड़ लेता है और वांगजी अपने लिए ये एक इनविटेशन समझता है। वेइंग अब वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई मेरी आवाज़ें सुन लेगा? तो वांगजी उससे कहता है, कार की बैक सीट बिल्कुल साउंड प्रूफ है, यहाँ से कोई आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। वेइंग अब उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ डू इट। मैं इस वक्त और कुछ नहीं सोचना चाहता, सिर्फ तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वांगजी उसके साथ शुरुआत में ज़्यादा वाइल्ड नहीं हो रहा था, तो वेइंग कहता है, तुम्हारे पास एक रिटन इनविटेशन है लंजा, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैंने सुना था कि तुम अपने ओमेगास को छोड़ते नहीं हो। क्या वो सब सिर्फ कहने की ही बातें थी? लगता है मुझे बार में वापस जाना पड़ेगा और किसी और अल्फा को ढूंढना होगा। वेइंग को किसी और के साथ सोचने पर से ही वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि अब वो वेइंग के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वो कह रहा था। वेइंग की क्राइंग वॉइस सुनते हुए वांगजी उसके कान में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो वेइंग, सिर्फ मेरे। वेइंग भी उससे कहता है, हाँ लंजा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।